ओशो एक जैन साध्वी की कथा कहते हैं। वो जिस बुद्धा के ग्रह में रहती थी वहाँ पे बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ थी। तो वो जो धूप जलाती थी तो उसे लगता था कि उसकी धूप दूसरे बुद्ध नहीं ले ले, उसकी मूर्ति ले। तो वो एक पोंगरी लेके उस धूप की गंध को बुद्ध की मूर्ति तक ले जाती थी, अपने वाले बुद्ध की। और इस वजह से बुद्ध की नाक काली हो गई। ओशो कहते हैं कि जब तुम लोगों के हाथ में बुद्ध भी पड़ जाए तो उनके नाक को तुम काला कर देते हो। ओशो के आसपास कितने ही लोग पता नहीं कौन कौन से दावे करते रहते हैं, और उन दावों से ये दावे इन अंधेरे में डूबे हुए बेहोश लोगों के हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरीके के दावों से ओशो के ऊपर कैसे आ जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है कि कोई कहता है कि वो ओशो के बड़ा करीबी, अब उस व्यक्ति का हम तो आपने तरफ कर दिया, उस व्यक्ति को तो आपने बड़ा महान बना दिया क्योंकि आपके अपने कोई रस है उस व्यक्ति को महान बनाने में, तो उसको बना दिया ओशो के करीबी। लेकिन क्या ओशो के करीबी कहने पे ये साथ में साबित नहीं होता है कि ओशो के लिए कोई तो करीबी था और कोई करीबी नहीं था? क्या ओशो इस तरीके से भेदभाव कर रहे थे किसी के लिए कि कोई तो उनके बड़ा करीबी और कोई उनका करीबी नहीं, कोई उनका दूर का? ओशो के लिए हर पल पूरा अस्तित्व सब करीबी ही थे, कोई ऐसा भेद नहीं था कि एक तो करीबी और एक करीबी नहीं। अब इस तरीके की बातों से आप ओशो की तरफ से देखो, वो महामानव, उसको छोटे छोटे कटघरों में डाल दिया जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे ओशो ऐसे थे जो एक को तो पसंद करते थे, एक को नहीं पसंद करते थे। फिर ये जो करीबी के दावे करने वाले लोग हैं, इनके सत्यों को हमने देखा है, इनके कामों को देखा है, उनके कई तरीके के दूसरे बहुत जो कह सकते हैं कि निंदनीय कामों को भी हमने देखा है। अब ये तो करीबी की आड़ में महान बन रहे हैं, लेकिन एक पूरा पैकेज है वो। अब ये महिला के लिए कि होजी रजनीशपुरम, अगर इस महिला में ऐसा ही दम था तो ओशो के पहले अपना कोई अपने तब तो कुछ बना लेती ना, बाद में कुछ बना लेती, तब तो बहुत अनुभव हो गया था ना भाई रजनीशपुरम का। वो क्यों एक छोटा सा वृद्धाश्रम चला रही है? और ये जब हम दावे करने लगते हैं कि करीबी, लेकिन फिर ये लगता है कि जो वो कह रही है ओशो के बारे में वो सत्य कह रही है, लेकिन वो अपनी कितने तरीके दंश पाल के उस वजह से कई तरीके की चीजों को वो तोड़ मरोड़ देती है, कई सत्यों को तोड़ मरोड़ देती है जिसका ओशो से कुछ भी संबंध नहीं होता है। ये कितना नुकसान कर देते हैं ओशो का यार। इस महिला का, इसकी अगर मानसिक विश्लेषण किया जाए तो हम सब जानते हैं कि मतलब अगर कभी इसके कृत्यों को बताए तो कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। अब एक समय विशेष में किसी काम के लिए कोई व्यक्ति माध्यम बन गया, ओशो के कार्य में लाखों लोग माध्यम बने पूरी दुनिया से आने वाले। ओशो ने हम सब से काम लिया। ओशो तो संबुद्ध थे, हम नहीं थे संबुद्ध, लेकिन उनको हमसे काम लेना था, तो जिस से जो भी काम लेना था लेते रहे, और कई लोग काम में आते रहे और कई नए नए लोग उनको रिप्लेस करते चले गए। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका थी। अब एक छोटी सी भूमिका को ऐसा बड़ा और उसका बड़ा बनाने के चक्कर में आप कितना ओशो का नुकसान कर देते हो। कोई व्यक्ति ओशो के ऐसा करीब नहीं था। ओशो के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, आनंदो, शून्यो, अमृतो, देवगीत, मनीषा, मुक्ता, बनाए जाओ, उनमें से एक ये महिला भी थी। और वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए ओशो के थोड़ा सा जो भी उसने काम देखा था उतना सा, उससे ज्यादा समय तो लक्ष्मी रही। लक्ष्मी करीब 15 साल तक ओशो की सेक्रेटरी रही। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओशो के वर्क में। फिर उसके बाद में हास्या रही, हास्या ने भी बहुत काम देखा, नीलम ने बहुत काम देखा था कि कितने सारे लोग काम करते रहे। अब एक महिला के छोटे से करके पता नहीं क्यों वो फिर महिला पता नहीं कौन कौन सी बातें करती जो ओशो के बारे में सत्य नहीं है। अब ये करीबी बना के उस महिला के तुम ऐसे करते हो जैसे कि वो जो बोल रही सत्य बोल रही है। अब जिनको हमें हकीकत पूरी पता है तो हमें पता है कि कितना झूठ बोल रही है। उसके अपने बहुत सारे दंश हैं ओशो के आसपास के।
इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओशो ने उसके बारे में कुछ कहा, कभी ढूंढ के देखिएगा तो पता चलेगा ओशो इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, एक समय काल के अंदर एक काम हुआ था, उसके माध्यम से भी एक काम हुआ, लेकिन ऐसा उसको नहीं बड़ा बना सकते कि ओशो जैसे व्यक्ति को, उनके पूरे कार्य को एक व्यक्ति की छोटे छोटे कमेंट्स के ऊपर आप उनका मूल्यांकन करो। नहीं किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। उस महिला का ओशो के काम में कोई कभी कैसा भी योगदान नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी किसी चीज़ों के लिए आई थी, अपने उसके अहंकार थे, अपनी उसकी मानसिक वो भी चीज़ें थी। हमने उसको करीब से देखा है। वो जब तक उसकी पोषित होती रही, वो ओशो के पास रही। जब वो पोषित होना बंद, क्योंकि ओशो मौन में थे, ओशो मौन में थे, तो वो लाइमलाइट में आ गई थी। और जैसे वो ओशो बोलना शुरू किया, वो हाशिए में चली गई। और जैसी हाशिए में गई, उसको सब तरीके की उसकी बीमारियां ऊपर आ गई। फिर उसने सारे कर्म कांड किए और ओशो को जेल भी हो गई, और ओशो को सारी यातनाएं, और उसमें कई चीज़ों में सबके हाथ होते। इस तरीके से जिन लोगों के ऐसे कर्म हैं, उनके बारे में इस तरीके से करके आप अपने अहंकारों को तो पोषित कर लेते हो, किसी तरीके से तृप्त कर लेते हो, लेकिन ओशो का कितना नुकसान करते हो। वो महिला जो भी बोलती है, झूठ बोलती है, सफेद झूठ बोलती है ओशो के बारे में। और ओशो ने स्पष्ट, जब ओशो ने अपना नाम भगवान रखा, स्पष्ट ओशो ने कहा कि एक दिन मैं इस नाम को हटाऊंगा। और ओशो ने पब्लिक मीटिंग में बोला कि मैं आगे से भगवान के नाम से नहीं जाना चाहूँगा। उन्होंने उसकी व्याख्या भी की थी कि मैं इस नाम को, और फिर उन्होंने अपना आपको आचार्य श्री रजनीश भी बनाया, फिर ओशो बना दिया। और फिर तुम वही, क्योंकि अटके पड़े, इनके कोई आईक्यू नहीं है। इनके व्यक्तिगत कर्मों को देखो और इनके कामों को देखो तो हैरान होगी कि इतने ऐसे लोग भी होते हैं क्या। लेकिन एक इतनी सी छोटी सी भूमिका के ऊपर आधारित होकर वो ओशो के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं रखती है। ओशो ने उसको हमेशा के लिए अपने काम से बैन कर दिया था और नेवर उसको अलाउड किया। इन बातों से जरूर सावधानी रखी जानी चाहिए कि एक व्यक्ति की क्षुद्रताओं का, एक व्यक्ति की निम्न हरकतों का ओशो के वर्क पे, ओशो के मैसेज पे, ओशो के बारे में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आपको किसी को प्रसिद्ध होना है, जरूर होइए, जो तुम्हें करना है करिए, लेकिन ओशो को इस गंदे कीचड़ में अपने साथ मत कीजिए। ये गलती है, ये क्रूरता है, ये मूर्खता है। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।